हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना पॉलिटी सीरीज का चैप्टर 10 करेंगे जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 10 कौन सा है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम समझेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने क्या एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दी है, नहीं दी है, कौन से केस में ये कॉन्सेप्ट है वो इवोल्व हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? सिंपल कि कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं या बेसिक फीचर्स हैं जिसको एसेंशियल फीचर्स भी बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ आपके बेसिक फीचर हैं या एसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं चेंज कर सकते हो? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ज़्यादा एसेंशियल, ये कोर है, एसेंस है। ठीक है, जब ये यदि आप ये चेंज करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है वो डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस बाय केस बहुत सारे आपके बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो आपके इवोल्व किए हैं। केस बाय केस हम देखते हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन कैसे हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का, मतलब कैसे आया आपका बेसिक स्ट्रक्चर, यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आपका। ठीक है, यदि हम इवोल्यूशन देखते हैं तो पहला आता है आपका शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस 1951। अब आपको पता है इंडिया आज़ाद हो गया है। ठीक है, इंडिया आज़ाद होने के बाद क्या था? जमींदारी सिस्टम था हमारे। अब जो गवर्नमेंट थी उनके ऊपर उनकी मैंडेट था कि डीपीएसपी को फॉलो करना है और जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना है हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड की बहुत ज़्यादा लैंड थी लोगों के पास, और जो टीनेंट्स थे उनके पास लैंड ही नहीं थी। तो ये लैंड जो ट्रांसफ़र करनी है वो यहाँ करनी है। जैसे टीनेंट्स एक्ट भी लेके आए, लैंड ऑफ सीलिंग एक्ट भी हम लेके आए। तो अब क्या हुआ, जो जमींदार थे, ठीक है, उन्होंने देखा कि फंडामेंटल राइट में कुछ ऐसे प्रोविजन गिवन है अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ में कि राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। और 31 में भी राइट टू प्रॉपर्टी अपने जब फंडामेंटल राइट पढ़ा था तो राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में मतलब हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं या डिस्पोज कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। अब जब गवर्नमेंट लॉ लेके आई कि भाई जमींदारी सिस्टम को हम खत्म करेंगे और जो आपके पास लैंड है उसको जितनी आपको जरूरत है उतनी दे के हम बाकी ट्रांसफर कर देंगे जो गरीब लोग हैं। ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी का मैंडेट ही सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है। ठीक है, तो अब इस चीज को जो गवर्नमेंट की ये चीज लेके आए उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ठीक है, अब जब ये आप चेंज करोगे राइट टू प्रॉपर्टी को तो इसके लिए आपको फंडामेंटल राइट का चेंज करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट को चेंज करना पड़ेगा तो आप सिंपल एक्ट से तो कर नहीं सकते अंडर आर्टिकल 13, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि ठीक है भाई, आपको फंडामेंटल राइट, आपको डीपीएसपी कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को आपको चेंज करना है तो अंडर आर्टिकल 360 आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर सकते हो। ठीक है, तहत आप अपना फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हो। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करोगे वो आपका डू नॉट कवर अंडर आर्टिकल 13, मतलब फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चाहिए वो आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में नहीं आता है। ठीक है, ये हमने चीज समझी इससे। ठीक है, अब पहला केस ये होगा। दूसरा केस जो आपका मेन केस है वो गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस 1967, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था। तो इसमें भी सेम वही चीज़ थी कि गोलकनाथ के पास में बहुत सारी ज़मीन थी, 300 एकड़ के आसपास ज़मीन थी, शायद 500 एकड़ के आसपास ज़मीन थी। तो कुछ सरकार बोले कि आपकी जो फैमिली के लिए चाहिए वो आप रख, आपको दे देते हैं, बाकी हम स्टेट के अंडर ले लेंगे और उसमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन गोलकनाथ जी बोले कि भाई नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी आपकी। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने केस किया, ठीक है, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने अर्लियर वर्डिक्ट दी थी शंकरी प्रसाद केस में वो रिवर्स कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? रिवर्स इट्स
अर्लियर जजमेंट या वर्डिक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, जब उन्होंने रिवर्स कर दी तो वो बोले कि फंडामेंटल राइट को आप कैसे अमेंड करने लग रहे हो, फंडामेंटल राइट तो आपका ट्रांसेंडेंटल है, ठीक है, इम्यूटेबल है, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रहे हो फंडामेंटल राइट चेंज करने के लिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो आपके अंडर आर्टिकल 13 है, और अंडर आर्टिकल 13 है तो आप फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते हो। तो दो चीज हमने क्या देखी, उन्होंने अपनी पहली जो अर्लियर जो वर्डिक्ट दे रखी थी उसको चेंज किया, और जो फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी के ऊपर रख दिया। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो आपके अंडर आर्टिकल 13 बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब तीसरा केस आता है आपका, अब देखो, अब गोलकनाथ केस आया, गोलकनाथ केस को जो वर्डिक्ट आई उसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। अब इसमें क्या बोला, अब इसमें दो चीज में चेंज हुआ आपका, आर्टिकल 13 और 368 में। अब क्या बोला कि अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आपके अंडर आर्टिकल 13 में नहीं आते हैं। दो चीज हो गई आपकी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। ठीक है, ये दो चीज आप याद रखोगे। इन दो चीज को जब आपका किसी ने चैलेंज किया तो आपके मेन जो केस आता है वो होता है केशवानंदा भारती केस। अब केशवानंदा भारती केस, ठीक है, केशवानंदा भारती केस भी सेम था तो प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, अब क्या है, अब सिंपल क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, बार बार आप जैसे राइट टू प्रॉपर्टी आपको, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी आप रख सकते हो, लेकिन हमें डीपीएसपी को भी ध्यान रखना, हमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। तो जब हमें जमींदारी सिस्टम को आपको अबोलिश करना है, राइट टू प्रॉपर्टी को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ डीपीएसपी को फॉलो भी करना है, तो केशवानंदा भारती केस ने बोला ठीक है, हम जो आपके 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जो आपने प्रोविजन दिए हैं, ठीक है, उनको हम वैलिडेट करते हैं। लेकिन अब क्या है कि एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, जब 24 में तो ये बोला ना एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट कैन अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा यार एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट कर दें तो फंडामेंटल राइट का एसेंस क्या रहेगा, यदि किसी पार्टी के पास में मेजोरिटी हुई तो वो किसी भी फंडामेंटल राइट को कर सकती है, चेंज कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आपने प्रोविजन दिए हैं वो वैलिडेट करते हैं, लेकिन बट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये किसी ने डिफाइन नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, बस ये है कि एसेंशियल फीचर है, कोर फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कंट्री को रन करने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर चाहिए, कुछ ऐसे आपके एसेंशियल फीचर चाहिए जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को अलाइव रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप इसमें याद रखोगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमने कहाँ डेवलप किया है, केशवानंदा भारती केस में। आपका जो गोलकनाथ केस था इसमें भी जो आपके केस थे, जो आपके एडवोकेट थे गोलकनाथ की तरफ से, नैनी पालखी वाला जो थे, ठीक है, उन्होंने भी ये जिक्र किया था कि भाई कौन जो पार्लियामेंट है उसकी कुछ अमेंडिंग पावर है वो लिमिटेड होती है, ऐसे नहीं होती है कि आप जो मर्जी आए वो अमेंड कर सकते हो। तो ये किसके ऊपर बेस है आपका, इम्प्लाइड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। ठीक है, एक जर्मन जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इम्प्लाइड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। ठीक है, इसी को मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स मतलब बेसिक फीचर कुछ ऐसे होते हैं जो आप, जो पार्लियामेंट है वो चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ आया अपना, ये कॉन्सेप्ट आया केशवानंद भारती केस में। ठीक है, अब केशवानंद भारती केस में तो हो गया, चलो भाई एक ही केस में डिस्कस किया है क्या सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं, ये दोबारा रीअफर्म किया हमने। ठीक है, दोबारा हमने रीअफर्म किस में किया, ये
ठीक है, रीअफर्म हमने कौन सा केस आया 1975 में। 1975 में आपका कौन सा केस आया था, इंदिरा नेहरू गांधी केस वर्सेस राज नारायण केस 1975 का था। उसमें क्या था कि इलाहाबाद जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें बोल रहे थे करप्ट प्रैक्टिस की वजह से राज नारायण जी ने एलिगेशन लगाया था इंदिरा गांधी जी पे कि करप्ट प्रैक्टिस की वजह से आपका ये इलेक्शन जीती हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसने वैलिडेट भी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये आपका बाय अपीलेट जुरिडिक्शन जब आपका हाई कोर्ट का डिसीजन को चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी थी। ठीक है, और रीअफर्म्ड इन इंदिरा नेहरू गांधी केस वर्सेस राज नारायण था वैसे 75 में। ठीक है, अब क्या हुआ, उससे पहले आपका क्या हुआ था, एक 39th एक्ट आया था, 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसमें इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि जो भी लोकसभा स्पीकर है प्लस में पीएम है, ठीक है, इनके यदि कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो वो आपका चैलेंज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। ठीक है, तो 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आपका था उसमें इंदिरा गांधी जी ने बोला कि जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट है आपके स्पीकर से रिलेटेड या प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, तो वो आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हो। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत गलत चीज कर रहे हो आप। क्यों? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ठीक है, ये तो बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये तो बेसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिशियल रिव्यू, ये तो बेसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को ये अंडर आर्टिकल 39 आप ये नहीं बोल सकते हो कि सुप्रीम कोई भी कोर्ट में इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं जा सकता है। ठीक है, तो रीअफर्म किसमें किया, इंदिरा नेहरू गांधी केस में। ठीक है, फिर आपका एक केस आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस 1980। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या था कि बार बार जब आपके फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बहुत ज्यादा लड़ाई चलने लग रही थी, टसल चलने लग रही थी, वह कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब दोनों को प्यार भाव से बैलेंस बनाते हुए आपके कौन, दोनों फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों भाई प्यार भाव से बैलेंस बनाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में रहेंगे। ठीक है, वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये नहीं है कि वो उससे बड़ा है वो उससे छोटा है, क्योंकि दोनों की अपनी एक महत्व है। राइट्स भी उतने ही जरूरी हैं जितने आपके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट राइट्स हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी भी उतनी जरूरी है आपके फंडामेंटल राइट जितने जरूरी हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या बोला कि लिमिटिंग अमेंडिंग पावर, लिमिटिंग अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 इज द बेसिक फीचर। मतलब क्या बोल दिया कि ये नहीं है कि एब्सोल्यूट पावर है अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट के पास में कि जो मर्जी आए वो अमेंड कर सकते हैं, तो लिमिटिंग अमेंडिंग पावर है, वो भी एक बेसिक फीचर है आपका। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला आपका, क्या था, हार्मनी एंड बैलेंस, आपका लिमिटिंग अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, और आपका क्या था, जुडिशियल रिव्यू। ये दो तीन चीज मिनेरवा मिल केस में डिस्कस हुए थे। ठीक है, फिर आता आपका वमन राव केस, वमन राव केस 1981 का है। ठीक है, उसमें भी सिंपल यही किया कि उन्होंने फिर से अडेड किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और बोला जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो ये प्रोविजन है इसकी एक डेट फिक्स कर दी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी आप लॉ मेकिंग करते हो उसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है वो फॉलो होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक डेट फिक्स कर दी गई थी वमन राव केस के द्वारा। अब हम कुछ ऐसे देखेंगे कौन कौन से केस में आपके
कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है, वो ऐड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पहली बात कि केशवानंदा भारती केस में क्या एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दी थी? नहीं। एग्जॉस्टिव लिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई एक लिस्ट बना के दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक केस बाय केस हम डिफाइन करेंगे कौन सी चीज आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन सी आपकी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, जैसे पहला हम केशवानंदा भारती केस देखते हैं 1973 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें बोली कि भाई ये चीजें आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उस टाइम क्या चलने लग रहा था कि पार्लियामेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कोई भी फंडामेंटल अमेंडमेंट के तहत 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट कोई भी अमेंड कर सकती है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपकी मेन चीज है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट बनाया है रादर देन पार्लियामेंट ने आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, और फिर क्या बोला, सोवरन मतलब इंडिपेंडेंटम, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, ये जो आपका नेचर है इंडियन पॉलिटी का, ये भी आपका बेसिक फीचर में आता है। ठीक है, और आपका सेकुलर कैरेक्टर, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर किस किस के बीच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, और सबसे मेन चीज क्या थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, और भी कुछ चीजें थी, तो ये मेन मेन चीजें हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में केशवानंद भारती केस में हमने एडमिट करी, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट करी। ठीक है, दूसरा जो हम देखते हैं, हमने देखा था इंदिरा गांधी नेहरू केस 1975 का। उसमें हमने वहां भी बात करी थी जैसे कि जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जैसे कि आपकी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, जैसे कि आपके सेकुलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ये हमने पढ़ा था ना। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या होता है आर्टिकल 25 के अंडर। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और इक्वलिटी। ठीक, कुछ मेन मेन चीज़ है, ये आप याद रख लेना, बाकी आपको सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा था मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस कब का है, 1980 का। इसमें आपका क्या क्या चीज़ आई थी, लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, और आपका क्या था, हार्मनी एंड बैलेंस, किस किस के बीच में, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। ठीक है, फिर आपका एक और जो केस आता है वो आता है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस। बोलो जस्टिस तो ठीक है, लेकिन इफेक्टिव एक्सेस होना चाहिए उसका, मतलब वो जस्टिस आपके कुछ काम आना चाहिए, इफेक्टिवली एक्सेस होना चाहिए आपको, कि आज आपने कुछ किया है 20 साल बाद आपको जस्टिस मिल रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ क्या था आपका, इंदिरा सावनी केस, इंदिरा सावनी केस 1992 का, जिसमें मंडल केस भी बोलते हैं इसका, ओबीसी ओबीसी केस भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये हम जो केस है ना ये डिटेल में भी करेंगे, जो सेपरेट क्लासेस रहेंगी केस की, उसमें हम डिटेल में हर एक केस को करेंगे जो इंपॉर्टेंट केस आपके। जैसे इसमें हमने रूल ऑफ लॉ की बात करी है। ठीक है, जैसे किहोतो होलोहान केस, कियोतो होलोहान केस को हम डिफेक्शन केस भी बोलते हैं। ठीक है, कब आया था, 1993 में। इसमें हमने क्या किया, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करी। ठीक है, और जो स्पीकर की पावर थी एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, उसको हमने जुडिशियल रिव्यू के अंडर डाला।
ठीक है, ये याद रखना, ये स्पीकर से रिलेट जरूर रखना इसको याद, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है पेपर में। फिर आपका जो इम्पोर्टेंट केस है वो है SR बोमाई केस। ये फेडरलिज्म के लेके बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1994 का। ठीक है, जैसे इसमें आपका फेडरलिज्म है वो वर्ड ऐड किया गया आपका एज ए बेसिक स्ट्रक्चर, सेकुलरिज्म है वो वर्ड आपका यूज किया गया है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी है, ठीक है, सोशल जस्टिस है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू है। ये कुछ आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड की गई है SR बोमाई केस के अंदर। ठीक है, लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे IR कोएल्हो केस। कब का है? 2007 का। इसको हम क्या बोलते हैं? 9th शेड्यूल केस भी बोलते हैं। 9th शेड्यूल केस इसमें क्या क्या ऐड किया है? रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू। इसको हम 9th शेड्यूल क्यों बोलते हैं केस कि 9th शेड्यूल में क्या था? सिंपल, हमने एक आर्टिकल ऐड किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 31B। ठीक है, तो उसमें हम कोई भी लॉ डालते थे, ठीक है, तो उसके वो स्क्रूनिटी से, जो जुडिशियल स्क्रूटिनी होती है, जुडिशियल रिव्यू होता है, उससे वो बच जाता है। लेकिन IR कोलियो केस में बोला कि यदि कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर करता है 24 अप्रैल 1973 के बाद, ठीक है, 9th शेड्यूल में भी यदि आप डालने लग रहे हो तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। ठीक है, ये हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। हम सिंपल अब अपने क्वेश्चंस करते हैं।